जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में, जहां पर कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी कोलार में गरजे। बीजेपी अडानी के साथ साथ ओबीसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। दोस्तों बताएंगे आपको भाजपा के एक एक सवालों का दिया जवाब और पूछा बीजेपी से कड़े सवाल। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और कर्नाटक में राहुल गांधी की मौजूदगी के बीच बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने दे दिया भाजपा से इस्तीफा। राज्य के अंदर बीजेपी में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं बयान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा के बेटे को विधानसभा में प्रचार के दौरान जबरदस्त तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और सत्यपाल मलिक की ओर से किए गए बड़े खुलासे के बाद एकजुट होकर विपक्ष ने मोदी सरकार से पूछे हैं गंभीर सवाल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी की ओर से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और अतीक अहमद का हत्यारा बीजेपी के नेताओं के करीबी नजर आया है। दोस्तों बताएंगे आपको कौन सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर्नाटक के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। कोलार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मोदी को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब भाजपा के लोग दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहे तो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा नहीं। जो लड़ाई मैंने ठान रखी है वो लड़कर रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर विपक्ष संसद को नहीं चलने देता है, लेकिन इस बार एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोगों ने ही पार्लियामेंट को चलने से रोका। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाकर पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। प्रधानमंत्री को सीधा मैसेज देना चाहती है कि अगर आप हजारों करोड़ रुपए की अडानी की कंपनी को दे सकते हो तो हम गरीबों को क्यों नहीं पैसे देते हो, महिलाओं और युवाओं को पैसे क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अपने सारे वादे को सुनिश्चित करेगी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप कम से कम 150 सीट के प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। इस तरीके से प्लानिंग करिए कि हमारे पास इस तरीके की बहुमत हो कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के एजेंडे के बावजूद भी हमारी सरकार को ना गिरा पाए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने जो वादा कर्नाटक में किया है, ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए भत्ता देने, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह देने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का बिल देने, गरीब परिवारों को 10 किलो चावल देने के सारे वादे पूरे करेंगे। ये चारों वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस की कर्नाटक में 4 गारंटी, बीजेपी की मात्र 1 गारंटी है, 40% कमीशन। अब जनता को तय करना है कि कौन सी गारंटी उनको लेनी है। क्या भाजपा के भ्रष्टाचार वाली गारंटी लेनी है या कांग्रेस पार्टी के 4 बड़े गारंटी लेने हैं, ये जनता को तय करना है। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमारे कैंडिडेट को अपने साथ में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आप लोग 150 सीट जिताइए ताकि 40% पैसा जो कमाया गया है उस पैसे का कोई असर ना पड़े और कांग्रेस पार्टी मजबूती से सरकार चला पाए। इधर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे तो उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से लेकर राज्य तक जबरदस्त टेंशन में डाल रखा है। दोस्तों कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के द्वारा बीजेपी के आला कमान को दिए गए अल्टीमेटम का समय पूरा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पूर्व सीएम ने ऐलान किया है कि जल्द अपनी भविष्य की योजना के बारे में खुलासा करेंगे। वहीं पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर भी वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ही विकल्प हैं, या किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ूंगा या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी लगातार संपर्क के साथ रही है। दोस्तों जगदीश शेट्टार के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शेट्टार लिंगायत समुदाय से आते हैं दोस्तों और भारी संख्या में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार से कहा कि आप बीजेपी छोड़कर मत जाइए, वापस अभी भी लौट जाइए, आपको वापस से पार्टी में ले लिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने जगदीश शेट्टार को कैबिनेट मंत्री बनाने की पेशकश की थी। साथ ही जगदीश शेट्टार के परिजनों को टिकट देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। येदियुरप्पा ने कहा कि हमने उन्हें सीएम बनाया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने जो बयान दिया है उससे हम नाराज हैं। लोग भाजपा की वजह से जगदीश शेट्टार को जानते हैं, लेकिन दोस्तों बसवराज बोम्मई का अलग ही तरीके का बयान सामने आया है। बसवराज बोम्मई बोले, कहा कि जगदीश शेट्टार एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नेता है, यानी प्रभावशाली नेता है, उनके जाने से हमें काफी नुकसान हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जिला और राज्य की कमेटियों ने उन्हीं का नाम आगे भेजा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको संन्यास लेने के लिए कह दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों बसवराज बोम्मई का इशारों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर सीधा निशाना है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ताजा अपडेट की माने तो शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे
बेटे को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। और जब वह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा को बंजारा समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले बंजारा समुदाय ने शिमोगा में बीएस येदियुरप्पा के आवास पर घुसने की कोशिश की और पथराव किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उनको शांत कराया गया था। आपको बता दें कि जब शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर तारला घट्टा गांव से गुजर रहा था विजयेंद्र का काफिला, तो टांडा समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए वापस जाने के नारे लगाए दोस्तों। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं का विरोध ही नहीं थाम पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, आप लोग इस पूरी खबर से स्पष्ट तौर पर जान गए होंगे। साथ साथ दोस्तों, चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में बगावत लगातार जारी है। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संगना कर्दी ने कोप्पल सांसद की सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह कोप्पल के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट के आकांक्षी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। अब वह पार्टी छोड़कर जेडीएस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी में हर दिन कोई न कोई एक ऐसा नेता है जो इस्तीफा दे रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के इस्तीफे को सोशल मीडिया पर ही मात्र दिखाया जा रहा है। देश के मेन मीडिया से ये सारी खबरें गायब है, क्योंकि ओपिनियन पोल में दावा कर दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और राहुल गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का भाजपा के लोग बड़े बड़े आरोप लगाते थे। इन आरोपों पर राहुल गांधी की ओर से जबरदस्त जवाब दिया गया है। राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा कि ये लोग मुझ पर ओबीसी समाज के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में ओबीसी समाज का हित चाहते हैं और ओबीसी समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जातिवार जनगणना कराकर दिखाइए। देखते हैं बीजेपी के लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा जहां पर एक और जगदीश शेट्टर को अपने साथ में लाने के प्रयास में विफल हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता एसएस मल्लिकार्जुन ने जगदीश शेट्टर से फोन पर बातचीत की है दोस्तों, और उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर भी पहुंचे हैं। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जगदीश शेट्टर को साथ में लाया जाए, और इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे सफलता भी कांग्रेस पार्टी को जल्द मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों, मोदी सरकार को लेकर पूर्व राज्यपाल ने किए चौंकाने वाले खुलासे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने पूछा चुप क्यों है प्रधानमंत्री, इसका जवाब क्यों नहीं देते। दरअसल दोस्तों, महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा शनिवार को पुलवामा हमले सहित विभिन्न मुद्दों पर दिए गए बयान पर सफाई देनी चाहिए। मलिक के भ्रष्टाचार, किसानों और फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के गंभीर मुद्दे को लेकर जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे और शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। भाजपा के लोगों को जांच करवानी चाहिए। 40 सैनिकों की मौत हो गई और इस मामले पर किसने सबसे बड़ी चूक की है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मामले पर इन्वेस्टिगेशन की बातें लगातार की जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये बड़ा मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट की ओर से मांग की गई है कि सत्यपाल मलिक ने जो बातें इंटरव्यू में कही है ये काफी गंभीर मामला है। धारा 370 हटने के साथ साथ पुलवामा के मामले को जोड़कर सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही है दोस्तों, काफी गंभीर बातें हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि मीडिया के अंदर इस मुद्दे को गायब किया गया है दोस्तों, और इसी पर कांग्रेस पार्टी जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पुलवामा के 40 शहीदों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारे देश के जवानों ने सुरक्षित यात्रा के लिए सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया। मजबूरन उन्हें बस से सफर करना पड़ा। रास्ते में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा तो उन्हें चुप कराया गया। ये मामला काफी गंभीर है, इस पर जांच की मांग करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो जांच की मांग की गई है, आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से आई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर पार्टी की ओर से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की पूछताछ के लिए जाने से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है दोस्तों। सुबह 11 बजे से उनसे लगातार पूछताछ जारी रही। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता, दिल्ली के मेयर शैली ओबराय और डिप्टी मेयर आले इकबाल समेत कई और नेताओं ने मीटिंग की है, जिसमें गोपाल राय भी मौजूद रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सचिन शर्मा को तो पुलिस ने पहले ही नजरबंद कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कम से कम उनके कैबिनेट के 4 से 5 मंत्री भी अरविंद केजरीवाल के पूछताछ का विरोध करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, बड़ी बात यह रही कि इस दौरान विरोध करते करते सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा और संजय सिंह, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि शराब घोटाले मामले में सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शनिवार को अरविंद
अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा था। आम आदमी पार्टी का विरोध देखने को मिला। दोस्तों बड़ी बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्रियों को दिल्ली आने से रोका गया, बल्कि उनको गाड़ी से उतरवाकर पैदल दिल्ली आने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में हिरासत में लेकर छोड़ भी दिया गया है। साथ साथ आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के चाचा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद विवेक रेड्डी की हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को तमिलनाडु के 45 स्थल पर रूट मार्च निकाला है। दोस्तों शीर्ष अदालत की सहमति मिलने के 2 दिनों के बाद आरएसएस ने अपना कार्यक्रम निकाला और इस दौरान 500 से अधिक संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस की ओर से पदयात्रा निकालने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इजाजत दे दी है और मामले पर राजनीति भी लगातार जारी है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की राजनीति की जाती है। दोस्तों साथ महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई सारे नेता अभी भी बयान दे रहे हैं। सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी सावरकर पर विवादित बयान देना बंद नहीं करेंगे तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से किनारा कर लेगी। शरद पवार ने भी सावरकर की तारीफ की थी। तमाम विरोधों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता सावरकर के मुद्दे पर विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों ताजा मामला शिवानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सावरकर पर हमला बोलते हुए बलात्कार को राजनीतिक हथियार बनाने वाले सावरकर हिंदुओं को आदर्श कैसे हो सकते हैं, ये सवाल पूछा है। इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं एक बार फिर से राजनीति देखने को मिलेगी, लेकिन एक बात तय है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ये तय कर चुका है कि कोई बड़ा नेता इस मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा। साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या पर कांग्रेस पार्टी ने दुख जाहिर किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने कहा कि अतीक की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर पूरे समाज को सोचना चाहिए कि देश कहां जा रहा है। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस घटना से दुख हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेकर घटना की जांच करने के आदेश देने चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के इस राजनीति के चलते कांग्रेस कई हत्याओं के आरोपी अतीक की हत्या का दुख जता रही है, इस तरीके का बयान दिया है। बीजेपी के लोग इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरीके की हत्याओं को जस्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर कोर्ट है, पुलिस है, एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत ही किसी को सजा देना चाहिए। इस तरीके से पुलिस की निगरानी में, पुलिस के प्रोटेक्शन में अगर हत्याएं की जाएगी तो कहीं ना कहीं देश के कानून पर सवाल जरूर खड़ा होगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश का संविधान उन लोगों ने बनाया जो आजादी के लिए लड़े, हमारा इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सजा का फैसला अधिकार न्यायपालिका को है, यह अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। गोली तंत्र या भीड़ तंत्र की वकालत करने वाले केवल संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बोले कि समाज में किसी को डराने व धमकाने के लिए जो भी हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखल अंदाजी करता है, अपराधी के साथ वो भी दंड का भागीदार है। किसी भी मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है। खिलवाड़ करने वाले केवल अराजकता को जन्म दे रहे हैं। इस पर पत्रकार साक्षी जोशी ने कहा कि देश राजनीति से नहीं द्वेष नीति से चल रहा है। संविधान, कानून और न्याय पालिका सब ध्वस्त होकर तानाशाही के चंगुल में फंस गए हैं। साथ साथ दोस्तों अतीक अहमद के हत्यारे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाईएसआर की ओर से ट्वीट करते हुए दावा किया गया है कि ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें स्मृति ईरानी कोई कार्यक्रम कर रही है, कोई सम्मेलन कर रही है, उसमें बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद है और यहाँ पर अतीक अहमद का हत्यारा भी नजर आ रहा है और वो तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर करता है जो दावा किया गया है। पूरे मामले पर गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की गई है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। अतीक अहमद की हत्या के मामले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सपा के नेता अखिलेश यादव बोले, कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा घेरे में इस तरीके की चीजें होंगी तो कहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बसपा ने भी इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, कहा हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है, यह कानून सर्वोपरि है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर देश के कानून के तहत होना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज या न्यायपालिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना, उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र में सही नहीं है। साथ साथ दोस्तों कीर्ति आजाद ने दावा किया है तस्वीर शेयर करते हुए कि अतीक अहमद को गोली मारने वाला लवकेश तिवारी ये यूपी के बांदा का है। लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में जेल भी गया था। फेसबुक पर खुद को बजरंग दल का बताता है। सत्यपाल मलिक वाला मामला सच साबित होता दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कीर्ति आजाद की ओर से जो निशाना साधा गया, इस पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कई सारे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जिन पर कई लोगों की हत्या करने का आरोप लगा हुआ है, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी।
दरअसल दोस्तों ऐसा ही सौरभ बमल नाम से एक व्यक्ति है जिसने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बाबा में दम है तो इनकी गाड़ी पलटकर दिखाए, इनको मिट्टी में मिलाकर दिखाए। निर्दोष निहत्थे किसानों पर थार चढ़ाई थी इसने, उसके बाद अकड़ तो देखो। यानी दोस्तों लोग इस तरीके के गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका में बीजेपी की होगी जीत, भारतीय जनता पार्टी के नेता बसवराज बोम्मई ने दावा किया है। आपको बता दें कि शिवगंगा सावनूर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटका चुनाव के लिए किए जा रहे पार्टी के सर्वेक्षण से जानकारी मिली है कि बीजेपी को 130 सीटों पर बढ़त मिली है, पार्टी को जीत मिल रही है। इस दौरान सीएम बोम्मई ने दावा किया है कि लोगों को बीजेपी के कार्यकाल में हुए विकास पर ध्यान देना चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो दावा कर रहे हैं कि उनको 130 सीटें मिल रही है, तब वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पर लोगों को भरोसा करना चाहिए और वोट देना चाहिए। अगर जनता वोट दे रही है और 130 सीट वो जीत रहे हैं तो आखिर देना चाहिए वाला शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ वरुण गांधी ने वाराणसी के अंदर एक दक्षिण पंथी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को दक्षिण पंथी समूह का पदाधिकारी बताने वाले वाराणसी के विवेक पांडे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। वरुण गांधी ने अपने दिवंगत पिता संजय गांधी के बारे में 29 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल पर अकाउंट जिसका नाम था @विवेक_कुमार_IND के माध्यम से पांडे के द्वारा पोस्ट किया गया था और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले पर दोस्तों पीलीभीत में जाकर मामला दर्ज कराया है वरुण गांधी ने और उम्मीद की है कि पुलिस प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। साथ साथ दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की है और बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान जो जानकारी आई है उसके अनुसार निर्णय लिया गया है कि योगी सरकार एक आयोग का गठन करेगी जिसमें 3 अधिकारी होंगे और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन योगी सरकार ने किया है। ये जांच आयोग 2 महीने में योगी सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज जारी किया है। समाजवादी पार्टी बोली, कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश जंगल राज की गिरफ्त में फंस चुका है ये बयान दिया है। यहाँ कानून और संविधान का शासन नहीं है, अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, सड़कों पर खुलेआम हत्याएं हो रही है, अपराध करने वाले अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधियों को सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया के सामने की सुनियोजित तरीके से पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच हत्या सरकार की नाकामी है। जब पुलिस सुरक्षा घेरे में सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने अराजकता का माहौल बना रखा है। इससे जनता के बीच में भय और ज्यादा व्याप्त होगा। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है और इस बीच केजरीवाल के लिए अहमदाबाद की अदालत ने एक मुश्किल भरा नोटिस भेजा है। दोस्तों समन भेजा गया है। समन में मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल दोस्तों अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवाटिया की अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया है। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 यानी मानहानि के तहत गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत पर मामला सही प्रतीत होता है और इसीलिए समन भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता मौजूद रहेंगे वरना फिर से समन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल को भी इस तरीके का नोटिस दिया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद की हत्या के मामले को लेकर तरह तरह के न्यूज चलाए जा रहे हैं। एक न्यूज चलाते हुए लिखा गया कि क्या अतीक अहमद के इशारे पर ही आए थे शूटर्स। इस पर जवाब देते हुए राजीव निगम बोले, कहा ये बात बिल्कुल सही है। अतीक ने देखा कि शूटर्स किनारे खड़े हैं तो उसने इशारे से बुलाया कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ तक आ गए हो तो आकर हमें मार दो। बेचारे आज्ञाकारी शूटर्स ने तुरंत अतीक की बात मान ली। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके की चीजें आजकल मीडिया में चल रही है उस पर आप लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल तर्क से विहीन मुद्दे चलाए जा रहे हैं। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से दोस्तों, जहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कमजोर बताने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ये सारे प्रोपोगेंडा फेल हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बीते दिन शाम को महाविकास आघाड़ी ने संयुक्त रैली बुलाई जिसका नाम वज्र मठ सभा रखी। इस दौरान अजीत पवार के आने को लेकर भी पहले अंदेशा जाहिर किया जाता लेकिन बाद में जानकारी मिली है कि अजीत पवार अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसकी जो तस्वीरें सामने आई है पूरे रैली की, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल इस दौरान विपक्ष के सारे नेता मौजूद रहे। शिवसेना के यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे नागपुर में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोधे ने कहा कि अजित पवार और नाना पटोले दोनों
आज रैली में शामिल होंगे। हर पार्टी में 2-2 नेता रैली में शामिल होंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिला है, ये तस्वीरें कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।